ध्रुव जी, आपके सेक्टर में भी इसेंशियल ट्रैवल होता है, नॉन इसेंशियल ट्रैवल होता है। इसेंशियल ट्रैवल धीरे धीरे गति पकड़ेगा क्योंकि एयरलाइंस चल रही हैं, लोग अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, लेकिन नॉन इसेंशियल ट्रैवल को लोग आगे समय के लिए पुट ऑफ कर देते हैं। ये सोचते हैं कि जब हमारे पास सेविंग ज्यादा होंगी, जब ज्यादा हम इस ट्रैवल के लिए पैसे बचा पाएंगे। ये नीडी ट्रैवल नहीं है, जरूरी नहीं है। ऐसे में इस पर्टिकुलर फोकस एरिया को कैसे एड्रेस किया जा रहा है? जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि आज की डेट में जो नॉर्मल ट्रैवल है, जो डिस्क्रेशनरी ट्रैवल कहा जाता है, वो कोई कस्टमर अंडरटेक नहीं कर रहा। जिसको जरूरत है वही लोग ट्रैवल कर रहे हैं। इस सब को स्ट्रीमलाइन करने के लिए और इंडस्ट्री को वापस ऑन ट्रैक लाने के लिए 3-4 सुझाव हैं हमारी तरफ से। एक, अगर आप देखें डिमांड की तरफ से अगर चलें पहले, तो हमने ये एक रिक्वेस्ट करी थी सरकार से कि अगर कस्टमर्स को डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए कोई टैक्स रिबेट दिया जाए। माने कि अगर आप कहें कि 50,000 रुपए आपको साल का टैक्स रिबेट है अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल पे खर्चते हैं, तो उससे डिमांड पे काफी फर्क पड़ेगा। लोग दोबारा ट्रैवल करना शुरू करेंगे और लोग ट्रैवल करेंगे तो सरकार को और आमदनी आएगी उस खर्चे से जो लोग ट्रैवल के ऊपर करेंगे। चाहे वो डेस्टिनेशन में होटल पे खर्चा होगा, चाहे वो बाकी टूरिस्ट गाइड्स पे होगा, चाहे शॉपिंग पे होगा, वो सबसे सरकार की दोबारा वापस आमदनी बढ़ेगी। तो ये एक तरीका है जिससे बढ़ाया जा सकता है। दूसरा एक और तरीका अगर आप देखें, आज की डेट में गवर्नमेंट जो ATF एयरलाइन फ्यूल जो है उसके ऊपर जो टैक्स चार्ज होता है हिंदुस्तान में, वो विश्व में सबसे हाईएस्ट स्तर पे है। अगर उसमें कुछ राहत की जाए, अगर वो टैक्स थोड़ा कम किया जाए, तो एयरलाइन टिकट की प्राइसेस कम हो सकती हैं और उससे थोड़ा अगेन स्टिमुलस मिलेगा लोगों को ट्रैवल करने के लिए। और ये सब डोमेस्टिक के लिए ही है आज की डेट में, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल तो कुछ खास होने नहीं वाला। अलग अलग कंट्रियों की अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस हैं इंटरनेशनल ट्रैवल पे, तो जो भी खास तौर पर ट्रैवल होगा वो डोमेस्टिक ट्रैवल ही होगा। तीसरी चीज ये है कि अगर आप देखें लास्ट टाइम जब ये हुआ था, पहली वेव जब आई थी कोरोना की, उस टाइम पे सरकार ने कुछ बैंक लोन्स वगैरह की राहत प्रोवाइड करी थी टूरिज्म सेक्टर के लिए, होटल्स के लिए। पर अगर आप देखें उसकी जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हुई है, बैंक्स ने लोन बढ़ाने की बजाय लोन कम करना शुरू कर दिए, अपना एक्सपोजर इस सेक्टर को कम करना शुरू कर दिया। तो उससे एक और दिक्कत आ गई इस सेक्टर के जो व्यापारी हैं, चाहे वो होटेलियर्स हैं, चाहे वो ट्रैवल एजेंट्स हैं, उन सब के ऊपर एक और आपत्ति आ गिरी, क्योंकि लोन और फ्री कैपिटल, वर्किंग कैपिटल सपोर्ट मिलने की बजाय बैंक्स ने वो और कम कर दिया। तो गवर्नमेंट की तरफ से उस स्टिमुलस पे थोड़ा और ध्यान दिया जाए और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए। वो एक और बहुत जरूरी चीज है सेक्टर में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए। मनीष जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी, हम बात कर रहे थे कि कैसे लगभग 1.5 करोड़ लोगों का रोजगार गया है मई महीने में, और ये सिलसिला अप्रैल और बीते अप्रैल यानी कि 2020 से ही जारी रहा है। लेकिन अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट और रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में अंतर है। दोनों को कैसे एड्रेस किया जाएगा और साथ ही जो लेबर्स हैं उनमें कैसे कॉन्फिडेंस लाया जाए, कैसे आत्मविश्वास लाया जाए कि वो अपने घरों को वापस ना जाएं, यहीं रहें, अपने रोजगार से जुड़े रहें और जहां वो काम कर रहे हैं वो जगह बंद नहीं होगी। मैन्युफैक्चरिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट्स को वापस रीएक्टिवेट होना है, आई थिंक ये एक सेंट्रल रोल प्ले करेगा इस कॉन्फिडेंस को रब ऑफ क्रिएट करने के लिए उन लोगों पर जिन्होंने या तो अपॉर्चुनिटी को लूज किया है या फिर जॉब को लूज किया है। और मेरे ख्याल से यदि अपनी इंडस्ट्री की बात करूं, आई थिंक ये जो पहला क्वार्टर होता है, जो जनवरी या फरवरी से शुरू होके जून तक जो पीरियड होता है, इसमें कूलिंग प्रोडक्ट्स का एक मेजर प्रोडक्शन होता है। रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, इन सब के प्रोडक्शन पीक होते हैं। और कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी लॉस भी है, जो हम डायरेक्ट जॉब लॉसेस के बारे में जानते हैं, हम अपॉर्चुनिटी लॉस को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होता है वो इस ड्यूरेशन के अंदर हायर किया जाता है इन सब प्रोडक्शंस को करने के लिए। तो मेरा फिर से वही मानना है, आई थिंक हमको बेसिक्स पर स्टिक करके चलना पड़ेगा। पिछले बजट के अंदर हमने 6 फोकस एरियाज आइडेंटिफाई किए थे, कहीं ना कहीं बात की थी कि किस तरीके से हम लोगों के हाथ में पैसा दे सकते हैं। तो एक इस चीज को देखना पड़ेगा। दूसरी चीज, मैं फिर से शायद रिपीटेटिव होऊंगा, कितना स्पीड के अंदर हम वैक्सीनेशन कर सकते हैं, ये इंडस्ट्री को कॉन्फिडेंस देगा। डिमांड साइड के मेजर्स जो हम ले रहे हैं, जिसमें हम पैसा लोगों के हाथ में देना चाहते हैं, वो हमें स्पीड करने पड़ेंगे। और जब इकोनॉमिक एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग के शुरू होने से दोबारा मोबिलाइज होगी, शायद ये कॉन्फिडेंस दोबारा कहीं ना कहीं बिल्ड होगा।
डॉक्टर आलोक भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर आलोक, तमाम पैनलिस्ट यही कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन पर जोर होना चाहिए, आपका भी यही मानना है, लेकिन कई ऐसे रूरल और बैकवर्ड एरिया से हैं, वहां से हमारी रिपोर्ट्स भी आई हैं, हमने अपने टेलीविजन चैनल पर दिखाई हैं, जहां पर लोग खौफ में हैं, वो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। जब उन तक मेडिकल ऑफिसर्स या फिर उनकी टीम पहुंचती है, वो या तो डर के दुबक जाते हैं या फिर उन पर हमला कर देते हैं। नेहा जी, आप एकदम ठीक कह रही हैं। मूर्खों की कमी नहीं है इस देश में, लेकिन समझदार लोगों को उनके साथ बैठ के समझाना पड़ेगा। हमें जो है अपने बुजुर्गों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। हमें जो है कम्युनिकेशन करके उनको सिखाना पड़ेगा कि बहुत ज़रूरी है, जैसे हमने पोलियो के लिए किया था। इसी तरह हमें वैक्सीन के लिए भी करना पड़ेगा, लगातार करते रहना पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो वैक्सीनेशन है, ये जो जैसे कोविड है, ये जहाँ पे घनी बस्ती होती है वहाँ पे ज़्यादा जल्दी फैलता है। हमें वैक्सीनेशन पहले घनी बस्तियों में एज ए सर्जिकल स्ट्राइक, जहाँ पे लोगों को कोविड होने का चांस बहुत ज़्यादा है, पहले वहाँ करनी पड़ेगी। हम उनको करनी पड़ेगी जो ट्रैवल कर सकते हैं। हमें सरकार को नीति बनानी पड़ेगी कि अगर कोई आदमी वैक्सीनेटेड है, ही कैन ट्रैवल विदाउट RT-PCR। अब आज हर आदमी को RT-PCR चाहिए और भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न नियम है। अगर सरकार एक नियम बना दे हर प्रदेश के लिए कि ये हमारे सेंट्रली एक्सेप्टेड मेथड्स ऑफ ट्रैवलिंग है, तो लोग और ट्रैवल करने लगेंगे। बहुत से लोग RT-PCR नहीं करा पाते। अगर आदमी को 2 दिन के लिए बम्बई जाना जा नहीं सकता, तो अगर सरकार एक सेंट्रल नियम बना के वैक्सीनेशन के लोग ट्रैवल कर सकते हैं, अगर ये करे और सर्जिकल स्ट्राइक टाइप मेथड में जहाँ पे घनी बस्तियां, उन लोगों को लगातार वैक्सीनेट करते रहें जिससे उनके नंबर बढ़े, और जहाँ पे लोगों में अज्ञान है उनको हम सिखाते रहें, बात करते रहें, इंटरेक्ट करते रहें, तो हमें वैक्सीनेशन का नंबर बढ़ाना पड़ेगा। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि इस देश में जो हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है और सब लोग कह रहे हैं, गेट वन गिफ्ट वन। एक वैक्सीन लीजिए और एक डोनेट करिए। आपके आसपास एक आदमी अपनी फैमिली को वैक्सीनेट करके इस देश में सेफ नहीं है। हमें उसके हर वर्कर को, हर काम करने वाले को, ड्राइवर को, पड़ोसी को जो भीख मांग रहा है उसको, हमको हर आदमी को जो अर्बन एरिया में रहता है, जो घनी बस्ती में रहता है, उसको वैक्सीन करना बहुत जरूरी है। उसका वैक्सीनेशन अत्यंत आवश्यक है।